हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड इन योर लाइफ। सो भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा प्रोसेस। तो ये वाली वीडियो भाई एंड तक देखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि मैं इसमें आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या आपको प्रोसेस में करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से मेरा वीज़ा आया था और जिसकी वजह से आपको वीज़ा आ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के स्टडी प्रोसेस के लिए भाई जो सबसे फर्स्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है भाई चूजिंग द राइट कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, इसलिए क्योंकि आपका करियर और फ्यूचर इस पर ही डिपेंड करता है भाई आप कौन सा कोर्स यहाँ पे लेकर आ रहे हो। अगर आपका गोल है कि भाई यहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे सेटल भी होना है और एक अच्छी जॉब लग जाए, तो मैं भाई सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ग्रीन लिस्ट कोर्स में आओ। जैसे कि यहाँ पे आईटी के जो मेनली कोर्सेज है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और एग्जांपल मैं दे देता हूँ एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत डिमांड में रहता है एंड ग्रीन लिस्ट कोर्स में भी है। थर्ड कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ हेल्थ केयर। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो और रोल्स हैं जो ग्रीन लिस्ट में आते हैं, तो उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि यहाँ पे बंदों की बहुत शॉर्टेज है। तो जो भी रोल्स हैं ग्रीन लिस्ट रोल्स, उसका मैं जो साइट है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाकर ज़रूर चेक कर लेना। तो अब भाई सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड स्टेप की, आफ्टर यू हैव चूज़न योर कोर्स। तो फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लिया, चलो अब आपने कंस्ट्रक्शन सोच लिया कि बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन करोगे, तो मैंने भी भाई वही कोर्स चूज़ कर रखा है, बैचलर इन कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट जब आपने कोर्स चूज़ कर लिया, आपको सब पता चल गया उस कोर्स के बारे में, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे जो कि है भाई चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। आपको गूगल पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे AUT यूनिवर्सिटीज़ में बात करूँ मैं, AUT हो गया, UA हो गया, मैसी यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो हो गया, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आते हैं आपके कॉलेजेस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और भाई अगर आपकी फ़ीस आप इतने सारे दे सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाती है भाई अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, स्पेशली फॉर दोस्त की अगर UG करने आ रहे हो, अंडर ग्रेजुएट, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस बैठ जाती है। जैसे कि मेरे केस में मैंने जब बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन कोर्स चूज़ किया था, आफ्टर दैट जब मेरे पास ऑप्शन आए थे तो मैंने AUT में भी अप्लाई किया था एंड यूनिटेक में भी किया था। तो इनका अगर फ़ीस INR में मैं डिफरेंस बताऊं, तो अगर मेरी टोटल बैठ रही थी अराउंड अराउंड 40-45 लैक्स ट्यूशन फ़ीस, तो वही सेम फ़ीस मुझे AUT में अराउंड पड़ रही थी 90-95 लैक्स। तो इतना डिफरेंस आ जाता है भाई अगर आप यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के उसमें देखते हो। तो भाई अब आपने अपना कोर्स चूज़ कर लिया, अपना कॉलेज चूज़ कर लिया, तो अब आप आ जाओगे भाई थर्ड स्टेप पे, जो कि सब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है भाई, वो है यहाँ का फ़ंड शो करना। तो भाई जो यहाँ पे फ़ंड्स जो इमिग्रेशन चाहती है कि आप शो करो, वो होता है भाई आपका ट्यूशन फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंस। तो फॉर एग्जांपल, तो भाई अगर मैं अपना केस लेता हूँ तो भाई 26,500 अराउंड मेरी फ़ीस बैठी थी। 13 लाख INR प्लस 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स इन INR इज़ 10 लैक्स INR। तो भाई मुझे इतना दिखाना पड़ा था एक इमिग्रेशन को फॉर 1 ईयर। ठीक है भाई, फ़ंड्स में आपको ये दो चीज़ें दिखानी है, ये क्लियर हो गया। तो भाई जो आपके फ़ंड्स होने चाहिए वो अप्रॉक्स 3 to 6 मंथ्स होल्ड होने चाहिए। एंड भाई जितने भी फ़ंड्स दिखा रहे हो आप, जो भी दिखा रहे हो, एक रुपीज़ का अगर आप जस्टिफिकेशन और सोर्स नहीं दिखा पाओगे, तो भाई इमिग्रेशन आपको वीज़ा डिक्लाइन कर सकती है। बिकॉज़ यहाँ की इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की फ़ंड्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। ये डिपेंड करता है भाई आपका मेनली काउंसलर पे, कि भाई आपका काउंसलर कैसे उसे जस्टिफाई कर पा रहा है कि आपने अपने फ़ंड्स, आपके काउंसलर ने इमिग्रेशन को आपके फ़ंड्स किस बेसिस पे दिखाए हैं, कैसे दिखाए हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन जो न्यूजीलैंड की, वो फ़ंड्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है कि चेक कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, ये हमारी कंट्री पे आके लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ ब्लड रिलेटिव स्पॉन्सर कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यूजीलैंड, आपके मम्मी पापा, सगा भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी। इसके अलावा आपको भाई कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आप इमिग्रेशन की साइट भी चेक कर सकते हो, ओनली ब्लड रिलेटिव्स कैन स्पॉन्सर यू फॉर योर स्टडीज़। तो चलो भाई, अपने आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे मम्मी पापा स्पॉन्सर करेंगे, तो अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं आपको आपकी स्टडी को स्पॉन्सर करने के। तो भाई ये आपकी पेरेंट्स की सेविंग्स भी हो सकती हैं, या आप एजुकेशन लोन भी लेके आ सकते हो। तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी स्टडी को स्पॉन्सर करोगे थ्रू एजुकेशन लोन, तो भाई दो टाइप के एजुकेशन लोन होते हैं यहाँ पे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो भाई बेसिकली सिक्योर्ड लोन वो होता है जो आप एक अगेंस्ट कोलेटर लेते हो, कि मतलब आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक लोन लिया, वो आपको अमाउंट मिल गई।
तो भाई यहाँ पे एजुकेशन लोन में भी आपको ये होना चाहिए कि जो आपकी ITR है वो लोन के रीपेमेंट के 3 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 40 लाख का लोन लिया है एंड उसकी मंथली रीपेमेंट बैठती है अराउंड फॉर से 50,000 पर मंथ। तो भाई आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.1 to 1.5 लाख रुपीज़, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन ये नहीं मानेगी कि भाई आप लोन लेकर आ गए लेकिन रीपे कैसे करोगे। ठीक है, तो भाई ये ITR का सीन है। एंड जो यहाँ पे अगर आप ITR शो कर रहे हो तो भाई वो अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। हाँ, इसमें आप मर्ज कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स की, कि अपने मम्मी पापा की एक साथ दिखा दी या किसी फैमिली मेम्बर की एक साथ दिखा दी, तो आप ऐसे शो कर सकते हो अपनी ITR। तो भाई मैं टाइमलाइन के बारे में अब बात कर लेता हूँ। तो भाई अगर आप जब ऑफ़र लेटर अप्लाई करोगे, इन केस ऑफ कॉलेज मुझे अराउंड आ गया था, मुझे 12 डेज़ में आ गया था ऑफ़र लेटर। एंड जो मेरा फ्रेंड था जो यूनिवर्सिटी के पे अप्लाई करा था उसका अराउंड आया था 25-26 डेज़ में ऑफ़र लेटर। एंड आफ्टर गेटिंग द ऑफ़र लेटर, जब आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ जाएगा उसके बाद जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करोगे तो भाई बैंक अराउंड पूरा प्रोसेस करने में 1 to 1.5 मंथ्स ले लेते हैं। तो भाई अपनी टाइमलाइन उसी हिसाब से अगर करके चलना कि अगर आपको फ़ेब में अप्लाई करना है तो आप नवंबर से शुरू करना, एंड अगर आपको जुलाई इनटेक में अप्लाई करना है तो भाई उसी हिसाब से आप अपने प्रोसेस को लेके चलना कि आपका जुलाई से पहले आपका वीज़ा आ जाए और आप यहाँ पे आके टाइमली सेटल होना शुरू कर दो स्टडी से पहले। आइल्स रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो फॉर मास्टर्स योर आइल्स स्कोर शुड बी 6.5 नॉट लेस देन 6। तो नॉट लेस देन 6 मतलब भाई राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, इसमें किसी में भी 6 से कम नहीं होना चाहिए और टोटल आपका जो ओवरऑल स्कोर बनता है वो 6.5 होना चाहिए इन द केस ऑफ मास्टर्स। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो भाई आपका जो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए IELTS 6 और नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। तो वर्क वीज़ा की भी मैं बात कर लेता हूँ भाई कि आपको ओपन किस में मिलेगा और रेस्ट्रिक्टेड किस में मिलेगा। तो भाई अगर आप करते हो बैचलर्स और मास्टर्स तो आपको भाई 3 साल का ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा, यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। बट इन केस ऑफ अगर आप डिप्लोमा करते हो, ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो, तो भाई आपको 2 साल का मिलेगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा। आप जो कोर्स कर रहे हो आपको उसमें ही काम करना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉयर आपको रेडी होता है वीज़ा देने में, आप उसमें ही काम कर सकते हो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है भाई मेरा कोई भी डाउट है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में आप कोई भी अपना डाउट छोड़ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।